स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के मुताबिक कोलकाता बीते 3 सालों से लगातार देश में महिलाओं के लिए सेफेस्ट सिटी बनी हुई है। लेकिन यहाँ से महज 75 किलोमीटर दूर नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में स्थित संदेशखाली में बीते कई सालों से कुछ ऐसा घटित हो रहा, जिसके बारे में जब लोगों को पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, असल में इस पूरे मामले की शुरुआत 5 जनवरी की सुबह तब हुई जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के एक आइलैंड संदेशखाली में टीएमसी के बाहुबली नेता शाहजहां शेख के घर में रेड कर दी। आप देखेंगे तो ईडी की रेड एक मल्टी करोड़ राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम के सिलसिले में थी। लेकिन शाहजहां के आदमी न केवल ईडी को घर में दाखिल होने से रोका, बल्कि ईडी ऑफिशियल्स पर हमले भी कर दिए, जिसके बाद पुलिस एक्शन के डर से शाहजहां भाग खड़ा हुआ। हालांकि इस बीच ईडी अपना काम करती रही। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 7 और 8 फरवरी को संदेशखाली की सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और देखते देखते संदेशखाली में मॉब राइड की स्थिति खड़ी हो गई। दरअसल महिलाओं का यह आरोप था कि टीएमसी लीडर शाहजहां शेख और उसके साथी सालों से उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जहां वो गांव के लड़कियों को पार्टी ऑफिस में ले जाकर के उन्हें डरा धमकाकर उन्हें एक के बाद एक सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं और जब अपनी हवस पूरी करके उनका मन भर जाता है तो वापस उन्हें उनके गांव में छोड़ देते हैं, जिसके चलते इन औरतों के पतियों का भी उन पर कोई हक नहीं है और वो इनके हाथों फिजिकली टॉर्चर और सेक्सुअली मॉलेस्ट होने के लिए मजबूर हैं। यही नहीं, शाहजहां शेख और उसके साथी उत्तम सरदार और शिवा प्रसाद हजारा जमीन हड़पने में शामिल हैं, जिसके चलते इस गांव के लोग दाने दाने के लिए इन्हीं गुंडों पर निर्भर हैं। ऐसे में महिलाओं की मांग ये थी कि जल्द से जल्द शाहजहां शेख और उसके साथियों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही महिलाओं का यह आरोप था कि उन पर सालों से अत्याचार हो रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट से लेकर पुलिस तक यानी सब टीएमसी लीडर शाहजहां शेख का साथ देती नजर आती है, जिसके बाद इस मामले में कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। लेकिन इस सब के बीच भी वेस्ट बंगाल में स्थिति नाजुक बनी हुई है। कहीं पर पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले पर अपनी चुनावी रोटियां सेकती नजर आती हैं, तो कहीं मीडिया हाउसेस इस पर लंबे लंबे डिबेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी कि वेस्ट बंगाल के 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स तो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ इस तरह के न जाने कितने संदेशखाली अभी अंधेरों में गुम हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम बीते कुछ सालों की ही न्यूज रिपोर्ट्स को उठा करके देखें तो हम ये पाएंगे कि वेस्ट बंगाल के 24 परगना डिस्ट्रिक्ट्स अक्सर विवादों और क्राइम के एपिसेंटर में खड़े दिखाई देते हैं, जहां रैट से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक और स्मगलिंग से लेकर लैंड ग्रैबिंग तक हर क्राइम के मामले में डिस्ट्रिक्ट्स के नाम सामने आते हैं, जिसके लिए कभी यहाँ की पॉलिटिक्स तो कभी डेमोग्राफिक पोर्शन या कभी कभी बांग्लादेश इसकी नजदीकी को इसका कारण बताया जाता है। सो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है और आखिर वेस्ट बंगाल के 24 परगना डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा क्या है। आज के अपने इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपके यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, राइज ऑफ सेपरेटिज्म की कन्वेंशनल थियरी के मुताबिक एक पर्टिकुलर प्लेस को देश या मुख्यधारा से अलग थलग करने के 5 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला है इंक्रीज द नंबर्स, यानी उस जगह की पॉपुलेशन पैटर्न में चेंज लाकर बाहर से आकर बसने वालों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। दूसरा है बाहर से आए लोगों के लिए लोकल लैंड को ग्रैब करना और लोकल लोगों को वहां से निकाल करके बाहर से आए लोगों को सिस्टमेटिकली बसाना। तीसरा है उस प्लेस की लोकल इकोनॉमी का डिस्ट्रक्शन करना। फोर्थ स्टेप है उस जगह पर सोशल टेरर फैलाना और फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप है लोकल कम्युनिटी के बीच एनिमोसिटी या फिर अलगाव का भाव पैदा करना, जिससे वहां पर सेपरेटिज्म की भावना और मजबूत हो जाए। दोस्तों, अगर हम गौर से देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और कहीं कहीं देश के नक्सलिज्म अफेक्टेड रीजन्स में भी इसी तरीके से सिस्टमैटिक सेपरेटिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे में अगर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माउथपीस ऑर्गेनाइजर में प्रिंटेड दीपस्त जांच की रिपोर्ट की माने तो वेस्ट बंगाल और खासतौर पर बांग्लादेश से लगे नॉर्थ और साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ते क्राइम रेट का एक बड़ा कारण यहाँ का तेजी से बदलता डेमोग्राफिक पैटर्न है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें सीसैट की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
जो कुछ इसी कन्वेंशनल सेपरेटिज्म मॉडल की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां खासतौर पर वेस्ट बंगाल के सुंदरबन और नॉर्थ और साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट्स में इसका इफेक्ट और ट्रांजिशन साफ तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों, दीपक सजाश की रिपोर्ट में तर्क दिया गया कि अगर हम 1981 से 2011 के बीच की पॉपुलेशन सेंसस के आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि वेस्ट बंगाल के ईस्टर्न रीजन और खासतौर पर परगना डिस्ट्रिक्ट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और क्रूड डेथ रेट के बैलेंस के बाद भी इस रीजन में वोटर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है, जहां 2011 से 2021 के बीच ही देगंगा में वोटर्स की संख्या 1 लाख, बशीरहाट लोकसभा सीट में 5 लाख, बदुरिया में 50,000 और साउथ 24 परगना के भांगर असेंबली में भी वोटर्स की संख्या 60,000 से ज्यादा बढ़ी है। दोस्तों, कुछ ऐसे आंकड़े हमें जयनगर और मगराहाट में भी नजर आते हैं, जबकि 24 परगना डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल फर्टिलिटी रेट बीते 2 दशकों से 1.5 के आंकड़े के आसपास ही है, जो कि देश की सबसे कम TFR में से एक है। और ऐसे में वोटर्स का इस तरीके से बढ़ना क्रॉस बॉर्डर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के दावे को हवा देता दिखाई देता है, जबकि इसके साथ ही यह भी दावा किया जाता है कि ये तो केवल वो आंकड़े हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बना पाए हैं। इस रीजन में से बहुत से इलीगल इंट्रूडर्स होंगे जो अपनी एग्जिस्टेंस को लीगल बनाने की कोशिशों में लगे होंगे। दूसरी ओर अपनी रिपोर्ट में दीपक सजाश इस बात का भी दावा करते हैं कि वेस्ट बंगाल की प्रीवियस लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट के रूल के दौरान मास स्केल पर क्रॉस बॉर्डर सेटलर्स को लैंड्स अलॉट किए गए थे, जहां स्टेट गवर्नमेंट ने ऑपरेशन बरगा के जरिए लैंडलेस कल्टीवेटर्स को लैंड्स प्रोवाइड किए, जिसके लिए 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में मास स्केल पर यहाँ की लोकल कम्युनिटी और हिंदू माइनॉरिटीज के बीच पॉलिटिकल प्रेशर बना करके लैंड ग्रैबिंग का एक विशेष साइकिल शुरू कर दिया गया, जिसका आरोप हम संदेशखाली इंसिडेंट के दौरान भी देख रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि करंट केस में भी शेख शाहजहां और उसके साथियों पर केवल ऑपरेशन ऑफ विमेन और सेक्सुअल एब्यूज ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल प्रेशर के जरिए लैंड ग्रैबिंग के एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें ट्राइबल लैंड्स का एनक्रोचमेंट और ग्रैबिंग की बात भी सामने आ रही है। दोस्तों, जहां पॉलिटिकल पार्टीज खासतौर पर इस बात को पॉइंट आउट करेंगी, इस कांड में प्राइमरली हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करने वाली महिलाओं को टारगेट किया गया है, जहां लोकल कम्युनिटी को पुलिस और गवर्नमेंट ने इस कदर निराश किया कि वो भी अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सके। और ऐसे में अब हम गौर करें तो हम ये पाएंगे कि पॉलिटिकल सपोर्ट से शेख शाहजहां और उसके सहयोगी भी कन्वेंशनल लाइन्स ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की लाइन पर चल रहे थे, जहां पहले 2 स्टेजेस वो ऑलरेडी पार कर चुके थे और 24 परगनाज में रहने वाली लोकल जनजाति कम्युनिटी को अपने टेरर से प्रेशराइज करने में कामयाब हुए। जबकि अगर हम एलिगेशंस पर नजर डालें तो हम ये पाएंगे कि यहाँ रहने वाली विमेन का आरोप है कि शेख शाहजहां उनके एग्रीकल्चर लैंड्स के साथ ही साथ उनके फिशिंग पॉन्ड्स को भी ग्रैब करते जा रहे थे। साथ ही वहां पर शेख द्वारा कनाल वाटर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाने के बाद से यहाँ के फार्मर्स की फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी नेगेटिवली इफेक्ट हो रही थी, जिससे उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी रिस्ट्रिक्ट होते जा रहे थे, जिसके चलते इन एरिया से मास स्केल पर इन गाँव में रहने वाले मेन का काम की तलाश में फोर्स्ड माइग्रेशन शुरू हो चुका था, जिसका फायदा उठाकर शेख शाहजहां, उत्तम सरदार और शिबू हजारा व उनके दूसरे साथियों ने यहाँ की महिलाओं में सोशल टेरर फैलाकर उनको अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया, जो कि सेपरेटिज्म की 4th स्टेज थी। दोस्तों, ऐसे में ऑपोजिशन पार्टीज का आरोप है कि वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट परंपरागत तरीके से राज्य में सेपरेटिज्म और स्टेट बैक्ड कम्युनल क्राइम्स को बढ़ावा दे रहा है, जहां उनका कहना है कि राज्य की पुलिस पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय लोकल गूंस का साथ दे रही है। हालांकि दोस्तों, इस इंसिडेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ जोड़कर देखना ठीक नहीं है। आप देखेंगे तो कुछ एक्सपर्ट्स इस बात को सिरे से नकार देते हैं कि वेस्ट बंगाल में मास इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, या बांग्लादेश या इन्फिल्ट्रेटर्स या किसी कम्युनल एंगल की वजह से वेस्ट बंगाल में ये क्राइम्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये बात भी सही है कि अगर सरकार की नाक के नीचे राज्य के किसी हिस्से में इतने लंबे टाइम से ऐसा हिनस क्राइम होता रहे तो राज्य सरकार का अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना मुश्किल दिखाई पड़ता है। जाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में कहीं न कहीं कोताही बरती गई है और इसमें सुधार किया जाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ पोरस बॉर्डर लगे होने और रिवराइन और मरीन टोपोग्राफी की वजह से वेस्ट बंगाल के नॉर्थ और साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट्स देश की मुख्य धारा से कुछ ही दूरी पर नजर आते हैं, जहां अक्सर कम्युनल क्लैशेस, क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स और स्मगलिंग के केसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि लगभग हर साल नॉर्थ या साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में राइट्स या कम्युनल क्लैशेस का होना आम है। यही नहीं, पंचायत स्टेट और जनरल इलेक्शन के दौरान भी वेस्ट बंगाल के रीजन काफी ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है, जिसके लिए अक्सर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आर्म्स ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग में भी सामने आता है। वहीं अगर हम न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो अक्सर इस बात का दावा किया जाता है कि वेस्ट बंगाल के सुंदरबन और नॉर्थ और साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट्स में चाइल्ड और वुमेन ट्रैफिकिंग के केसेस सबसे अधिक होते हैं। यही वजह है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बंगाल में देश में सबसे अधिक 40,725 वुमेन और 10,571 गर्ल्स मिसिंग थी। यहाँ तक कि एक्सट्रीम ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से भी हर साल आने वाले फ्लड्स और साइक्लोनिक एक्टिविटी यहाँ की लोकल इकोनॉमी को इस कदर तोड़ देती है कि अक्सर इसका मूल्य यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को चुकाना पड़ता है। दोस्तों, इतना नहीं, कुछ महीने पहले ही NIA की रिपोर्ट में बात सामने आई है कि ट्रैफिकर्स रोहिंग्यास के लिए 24 परगना डिस्ट्रिक्ट्स को सेफ पासेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां बांग्लादेश में सक्रिय आतंकवादी संगठन इन्हीं जिलों के जरिए भारत में इन्फिल्ट्रेट करते देखे जा रहे हैं और जिसके चलते रीजन अलकायदा और जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे आतंकवादी संगठनों का भी एक इंपोर्ट हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। दोस्तों, आइए लास्ट में ये जान लेते हैं कि आखिर ये 24 परगना डिस्ट्रिक्ट्स हैं क्या।
देखिए, अगर आप वेस्ट बंगाल के मैप पर नजर डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसके ईस्टर्न मोस्ट एज पर बांग्लादेश से लगे 2 डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं, जिन्हें नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना कहा जाता है। देखा जाए तो उन्हें अपना 24 परगना नाम 1757 में उसी टाइम मिल गया था, जब मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाबों के रूप में एस्टेब्लिश किया, जिसके बाद यहाँ के 24 लैंड पार्सल्स या महल्स की जिम्मेदारी राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए और यही 24 लैंड पार्सल्स या महल्स परगनास कहलाए। हालांकि समय के साथ ये लैंड डिवीजन 24 की बजाय घटते बढ़ते गए, लेकिन इनका नाम ज्यों का त्यों यूं ही बना रहा। आजादी के बाद 1980 में डॉक्टर अशोक मित्रा की चेयरमैनशिप में बनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी के सजेशन ने इनको नॉर्थ और साउथ 2 भागों में बांट दिया और इसी के बाद से ये नॉर्थ 24 परगनास और साउथ 24 परगनास के नाम से पहचाने जाने लगे। आप देखेंगे तो पूरा रीजन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है, जिससे इस रिवर सिस्टम की बहुत सी डिस्ट्रीब्यूटरीज डाइसेक्ट करती हैं और अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में एस्टेब्लिश होने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन भी पूरी तरीके से इन्हीं दोनों जिलों के अंतर्गत आता था। देखा जाए तो आज की स्थिति में नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट भारत का मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन अगर हम सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल के नॉर्थ और साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट्स वेस्ट बंगाल के पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है, जहां की अधिकतर जनता फिशिंग और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पर ही निर्भर है। लेकिन बीते कुछ दशकों में वेस्ट बंगाल के नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ एक टैग और भी जुड़ गया है और वो टैग है क्राइम हॉटस्पॉट का। दोस्तों, इस मामले का क्या निष्कर्ष निकलता है और कानून का शिकंजा अपराधियों पर किस तरीके से कसता है, ये तो आने वाला टाइम ही बता पाएगा। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी यह है कि एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय देश की ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को दुरुस्त किया जाए। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी सबसे जरूरी यह है कि वो देश के बॉर्डर एरियाज में इस तरह के इंटरनल इश्यूज को होने से रोके, जिसके लिए जरूरी है कि सरकार इस बात का विशेष ध्यान दे कि देश का कोई हिस्सा मुख्यधारा से पीछे न छूट जाए। आज वेस्ट बंगाल के 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के इस मामले के उजागर होने के बाद ये बात और भी गंभीरता से सामने आती कि हमारे देश के विकास के लिए उसका इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ ही साथ जस्टिस फॉर ऑल भी बेहद जरूरी है, जिससे हम एक निर्भय और समृद्ध समाज का विकास कर सकें। और ऐसा इसलिए है क्योंकि तभी हम सारे देश को एक साथ लेकर आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।